Hello and welcome to this new session. Today we will be discussing the insurgencies in the northeastern region of India. Northeast में including Assam, we have 8 states, 7 sisters plus Sikkim. Sorry, not Assam, Sikkim. Sikkim को include कर लोगे. So we have 8 states in the northeast. अब बिफोर एक्सप्लेनिंग द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कोई एक इंसर्जेंसी नहीं है. देर आर मल्टीपल स्टेट्स एंड हर स्टेट में अपने अपने कुछ इश्यूज हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू इट वहाँ की अपनी अपनी लोकल इश्यूज की वजह से लोकल इंसर्जेंसीज हैं जिसको हम क्लब करके नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बोल देते हैं. बट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ मोर बेटर वे, इन अ ग्रेटर डेप्थ, हमें कुछ स्टोरीज जाननी होंगी. जैसे आठों के आठों स्टेट्स की तो मैं नहीं बताऊंगा, बट एटलीस्ट 2 और 3 वी कैन डिस्कस सो दैट वी कैन अप्रिशिएट बेटर कि वहां पे हो क्या रहा है. अगेन, दिस इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक एंड ऑल्सो दिस टॉपिक इज सेंसिटिव इन एथनिक एस्पेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे की ट्राइब्स की बात होंगी. सो I don't have any discrimination for anyone. I have respect for everyone. And on that note, let us begin this class. So, first, let us look at the case of Assam. आसाम में क्या होता है? आसाम में 1960s के आसपास, एज आई राइट यू कैन ऑल्सो राइट दिस, सो आपके भी नोट्स बन जाएंगे. 1960s में आसाम में देर इज अ डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड. अब ऑयल फील्ड आता है आसाम में तो लगता है कि यार ऑयल फील्ड आया है, सो ऑयल फील्ड होगा तो डेवलपमेंट भी होगा. आसाम में एक जगह है दिग्बोई, वहां पे ऑयल फील्ड मिलती है. तो नाउ द आसामीज थॉट कि ऑयल फील्ड मिल गई है तो डेवलपमेंट हो जाएगा अब आसाम का भी अच्छे से. बट डेवलपमेंट खाली ऑयल फील्ड मिलने से नहीं होती है. विथ ऑयल फील्ड यू नीड अ रिफाइनरी टू रिफाइन द ऑयल. और जहां पे ये रिफाइनरी होती है ना, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे होती है. अब मिली थी ऑयल फील्ड आसाम के दिग्बोई में, तो रिफाइनरी भी होनी चाहिए थी दिग्बोई में. बट द रिफाइनरी गवर्नमेंट कहाँ सेट करती है? द सेंटर मेक्स अ रिफाइनरी इन बिहार. बिहार में देर इज अ प्लेस बरौनी. बरौनी इन बिहार, यहाँ पे ये रिफाइनरी सेट की जाती है. ऑब्वियसली देर वर सम पॉलिटिकल रीजंस, और गवर्नमेंट ऑन द फ्रंट ये कहती है कि इट इज़ बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम बिहार, की बिहार में रिफाइनरी लगा देंगे तो पूरे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी एज कंपेयर टू दिग्बोई. तो इस वजह से वी आर मेकिंग द रिफाइनरी है. तो अब आसाम के लोगों को लगता है कि यार दिस इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक अनजस्टिस एंड विच दे आर फेयर ऑन दैट पार्ट. ऐसे करते करते चलो ये एक चीज़ थी. देन 1965 में वॉर स्टार्ट हो जाता है इंडिया का. उस टाइम पे 1960s में वी आर ऑल्सो हैविंग दिस प्री ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी फेमाइंस और उस सब का इशू था वो भी इम्पैक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं आसाम को. 1971 में क्या होता है? 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है. सो इंडिया डिसाइड, चलो इंडिया डिसाइड जो करता है वो करता है. उसके पहले होता क्या है, जब किसी भी जगह पे व्हेन देयर आर एट्रोसिटीज डन बाय द मिलिट्री, और जो ये वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में किया था, इट इज तो वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मतलब थाउजेंड्स ऑफ रेप्स वर डन बाय द आर्मी ऑफिशियल्स. तो होता क्या है कि इस तरीके के माहौल में कोई भी वहां तो रुकना नहीं चाहेगा. वेरेवर देयर इज अ सिविल वॉर, लोग वहां से भागते हैं. तो व्हाट हैपेंड वाज, ये जो बांग्लादेशी हैं, these Bangladeshi flew from their country, and where did they came? They came to Assam. क्योंकि आप आसाम का मैप देखोगे ना, so Assam has 3 borders. It has border with Bhutan, it has border with Bangladesh, and म्यांमार से डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है बट बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. सो वहां से भी लोग एंटर हो जाते हैं. बट करेंटली हमारा मैटर है विद रिस्पेक्ट टू द बांग्लादेश वॉर जो चल रहा था 1971 में. तो अब वो लोग जो हैं, उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं बोलते थे, उस टाइम पे उसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान. बट ईस्ट पाकिस्तान में जो वॉर हो रहा था, तो जो वहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो तो वो लोग थे द बांग्ला पीपल.
क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स ने आड़ी तिरछी बाउंड्री काट के देश बांट दिए ना। लोग तो कल्चरली तो दे वर अलाइंड विद द बांग्ला थिंग। तो कल्चर वाइज वो लोग बांग्ला लैंग्वेज प्रमोटर्स थे। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश से दे केम इनटू आसाम, इलीगल माइग्रेंट्स। हुआ क्या, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती गई कि बांग्ला केम इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द आसामीज कल्चर। तो यार आसाम वालों को लगा कि एक तो ऑलरेडी इनजस्टिस हुआ था, इकोनॉमिक इनजस्टिस हमारे साथ, ये जो ऑयल फील्ड वाली चीज थी। देन देश में फेमाइन चल रहे हैं, वैसे ही हम पे कम ध्यान दिया जा रहा है। एंड इसके बाद अब ये बांग्ला देश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये आसाम में आ रहे हैं, और ये दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स एंड डायरेक्टली पोजेसिंग अ थ्रेट टू आसामीज कल्चर। चलो ये दिक्कत हुई, ये दिक्कत चलती रही। देन केम 1979। 1979 में क्या होता है, देयर इज अ प्लेस इन आसाम नोन एज मंगलादोई या मंगलदोई, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे होने थे बाई इलेक्शंस, इस कॉन्स्टिट्युएंसी के बाई इलेक्शन होने थे। इस कॉन्स्टिट्युएंसी के जो बाई इलेक्शंस हुए, इसमें वोटिंग हुई। वोटिंग में क्या पाया गया कि ये जो बांग्लादेशी अ, जो लोग वहां से फ्लू करके यहाँ पे आए थे, द इमिग्रेंट्स, दे हैव वोटेड। तो what the Assamese found कि the voting was rigid, the election was basically rigid। तो यार अब this was a trigger factor कि अब तो पानी सर के ऊपर चला गया। पहले आपने हमसे हमारा डेवलपमेंट ले लिया, फिर ये तो इंडियंस भी नहीं है, अगर इंडियंस होते तो भी एक बार को चलो कुछ मान सकते थे, ये तो एक दूसरे नेशन के लोग हैं। दूसरे नेशन के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे आर पोजेसिंग अ थ्रेट टू आवर कल्चर। अब कल्चर वॉज इन डेंजर एंड नाउ देयर पॉलिटिकल राइट्स इन डेंजर कि यार इलेक्शन में ये लोग वोट कर रहे हैं, ये तो है भी नहीं इस देश के, ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आसाम में कौन रूल करेगा। सो दिस ऑल ट्रिगर्ड द आसामीज पीपल। अब इस ट्रिगर के बाद क्या होता है, दिस थिंग एक्टेड एज अ ट्रिगर एंड इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, हर ट्रिगर का कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा। तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन, आसामी स्टूडेंट यूनियन। ये आसू का फॉर्मेशन हो गया। व्हाट डिड आसू डू, आसू ने बहुत ही पीसफुली दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। कोई ऐसा वायलेंट मेजर इन्होंने नहीं यूज किया, दे वर प्रोटेस्टिंग वेरी पीसफुली। ऐसे चलता रहा 1979 1980s। फिर लेटर ऑन अर्ली 1980s में we have PM Rajiv Gandhi who signed an accord with these All India Assamese Student Union and इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं आसाम अकॉर्ड। तो आसाम अकॉर्ड साइन हो गया। सो दिस आसू एंड आर पीएम साइंड आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड में क्या बोला कि उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया कि यस देयर वर डेवलपमेंटल इनजस्टिस हैपेंड टू द आसामीज। तो इसमें द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड कि देयर विल बी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स फॉर आसाम स्पेसिफिकली। देन इसमें ये जो बांग्लादेश वाली प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को उन्होंने बोला कि 1971 एक डेट सेट करी। इससे पहले जो लोग आए थे उनके लिए दे सेट सम क्राइटेरिया, इफ फ्रॉम 1966 टू 1971 इफ दे वर लिविंग इन आसाम, तो उनको शायद कुछ सिटीजनशिप वगैरह के बेनिफिट्स देने की बात हुई थी। बट द मेजर फैक्टर वाज कि 1971 के बाद जो भी आया है उसको आसाम में जगह नहीं मिलेगी, उनको एज अ इलीगल माइग्रेंट ही ट्रीट किया जाएगा। एंड देन इन लोगों की वजह से जो आसाम की लैंग्वेज पे थ्रेट आया था, जो उनके कल्चर पे थ्रेट आया था, उसको प्रिजर्व करने की बात की गई। सो आसाम अकॉर्ड ने आसामीज का डेवलपमेंटल इशू सॉल्व किया, कल्चरल इशू सॉल्व किया, सोशियो इकोनॉमिक इशू सॉल्व किया, एंड ऑल्सो ये जो इलेक्शन वाला इशू हुआ था ना, इस पे भी कमिटी बना के इस पे भी दे प्रॉमिस कि इस पे भी काम किया जाएगा। एंड
वी विल अंडू वी विल ट्राई टू, मतलब अंडू तो नहीं होगा बट विल ट्राई टू कोर्स करेक्ट द रॉन्ग्स विच हैपेंड इन द मंगलादोई बाई इलेक्शंस। सो इससे क्या हुआ, इससे नाउ दिस आंसू, इनको लगा कि ठीक है भाई, यही हमारी डिमांड थी, फुलफिल हो गई, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। मगर तो ये लोगों ने प्रोटेस्ट अपना बंद कर दिया। अब इसी आंसू में से देयर वाज अ सेक्शन विद इन दिस ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन। अभी तो ये ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन के ही जो लीडर्स हैं आगे चल के दिल बिकम द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आसाम ऑल्सो। मगर एक सेक्शन है इसमें विच इज डिससेटिस्फाइड। इनको ये लगता है कि यार इससे बहुत बेटर डील मिल सकती थी हमें, ये हमने बहुत कम पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सो व्हाट डज दिस सेक्शन डू इज कि ये सेक्शन एक नया सेक्शन फॉर्म करता है, दैट इज योर उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो ये लोग उल्फा फॉर्म करते हैं। अब उल्फा के साथ दिक्कत क्या है कि आंसू तो वॉज प्रोटेस्टिंग पीसफुली, उल्फा चोस्ट द वॉयलेंट वे। तो ये वॉयलेंस स्टार्ट कर देते हैं। अब आप वॉयलेंस करोगे तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है इट विल हैव अ क्रैकडाउन ऑन यू। वो बैठ के देखेगी तो नहीं कि ठीक है हमारी कंट्री में आप हमारे ही ऑफिसर्स को मार रहे हो। सो व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट ने ये उल्फा पे क्रैकडाउन किया। अब इशू ये हो जाता था कि ये जो उल्फा है, अब मैंने बताया आसाम बांग्लादेश से प्रॉक्सिमिटी, बांग्लादेश से तो डायरेक्ट बॉर्डर है, देन इट इज इन प्रॉक्सिमिटी विद योर दिस थिंग भूटान एंड म्यांमार से भी है, दो जगह से बॉर्डर है, तीनों से बहुत प्रॉक्सिमिटी है। तो ये क्या करते थे ये उल्फा वाले, व्हेन द गवर्नमेंट यूज्ड टू क्रैक डाउन ऑन देम दे यूज्ड टू फ्लेड टू दीज थ्री नेशंस, और इन तीन नेशनों में से बैठ के ये लोग ऑपरेट करते थे अगेन दिस वायलेंट इंसर्जेंसीज करते थे। और इसमें कहीं ना कहीं देयर इज द सपोर्ट ऑब्वियसली ऑफ द दिस म्यांमार ऑल्सो, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट रहता ही है। और नहीं भी रहता है तो इंडिया के लिए इट इज हार्ड टू डील विद देम ना, क्योंकि यार ये तो बार बार बाहर चले जा रहे हैं, हमारी टेरिटरी में ही नहीं है, तो अभी इनके साथ कैसे डील करें। सो दिस वॉज अ परसिस्टेंट इशू उल्फा वाला। ऐसा चलता रहा, बार बार गवर्नमेंट क्रैकडाउन हुए, उल्फा यूज टू fled fled and take shelters in other nation, and they used to operate from outside। ये इशू चलता रहा चलता रहा चलता रहा टिल 2023। ये इशू 2023 तक चला। 2023 में क्या हुआ, अब होता ऐसा है ना कि व्हेन यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, तो भाई स्टेट के पास तो इमेंस रिसोर्स है, इमेंस पेशेंस है। स्टेट आपसे, आप स्टेट तो एक एंटिटी है, एक कोई इंसान नहीं है कि एक एवरेज इंसान की लाइफ क्या है, 0 से लेके 79 ईयर्स मान लो, 70 मान लो, जो चलो 79 मान लो हायर साइड पे, 79 साल जिएगा। स्टेट क्या है, स्टेट कोई इंसान नहीं है, स्टेट की कोई एज नहीं है, तो स्टेट तो सैकड़ों साल चलता है। आपका जो लीडर है, जो उल्फा का लीडर है, जो प्रोटेस्टर है, यार एक लीडर होगा जो अपने पूरे दमखम से लड़ेगा, वो मर जाएगा, दूसरा आएगा, कोई ना कोई तो वहां पे एक वीक पॉइंट आएगा, या कोई ना कोई एक स्टेज पे ऐसा लीडर आएगा जो सोचेगा यार 20 30 40 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हम कितना ये भागम भागी, कितना छुपन छुपाई चलता रहेगा, मतलब ये हाउ लॉन्ग दिस कैट एंड माइस गेम विल गो ऑन। सो कोई ना कोई कहेगा कि यार छोड़ो, इनसे नहीं जीत सकते, लेट अस कम टू एन एग्रीमेंट विद देम। वही हुआ। तो गवर्नमेंट ने 2023 में देयर वाज द साइनिंग ऑफ दिस उल्फा अकॉर्ड। इसमें क्या बोला, अब इन लोगों की डिमांड क्या थी, ये वाली डिमांड्स जो थी ये तो ऑलरेडी आसाम अकॉर्ड ने फुलफिल कर दी थी। तो उल्फा अकॉर्ड में व्हाट वाज, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई थी। द मेन वॉज कि देयर विल बी नो चेंज इन द आसाम बाउंड्री, कि आसाम को कभी भी वी वोंट चेंज द बाउंड्री टू टू द डिसएडवांटेज ऑफ द आसामीज। सो इनको इंश्योर किया गया कि यार आपकी ना बाउंड्री हमेशा प्रिजर्व रहेगी, हम इसको नहीं बदलेंगे। तो लीगली लिख के दिया है कि आसाम की बाउंड्री वी वोंट बी चेंजिंग। तो ये लोग थोड़ा सा शांत हो गए। एंड देन सेकेंड थिंग कि जो इलेक्शंस होते हैं ना,
इलेक्शंस में जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस जहां पे आप जो सीट्स हैं यू डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी। तो ये जो डिलिमिटेशन है, द गवर्नमेंट प्रॉमिस कि ये डिलिमिटेशन विल बी डन इन द फेवर ऑफ एसएमईज। तो ये डिलिमिटेशन इस तरह से किया जाएगा कि कभी भी इलेक्शन होगा तो हमेशा सीएम जो बनेगा ना, वो सीट्स ही इस तरीके से डिलिमिट डिलिमिट करी है कि हमेशा सीएम विल बी एन एसएमईज पर्सन। तो अब इन लोगों का मैटर सॉल्व हो गया। सो नाउ द इंसर्जेंसी इन आसाम विच स्टार्टेड फ्रॉम 1960s। सोचो 73 ईयर्स तक ये इंसर्जेंसी चली है। सॉरी 73 नहीं, 63, 63 ईयर्स ये इंसर्जेंसी चली। देन इट केम टू एन एंड। दिस वॉज द इशू विद आसाम। नाउ एक और स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। देर वॉज दिस प्लेस नोन एज लुशाई हिल्स। इस जगह को आज यू नो इट बाय द नेम ऑफ मिजोरम स्टेट। अर्लियर इसको लुशाई हिल्स बोलते थे। अब लुशाई हिल्स का भी देयर इज अ डेवलपमेंट डेफिशिएंसी। इनका कॉन्सेप्ट मतलब इनका स्ट्रगल कब से स्टार्ट हुआ? 1966 में ना। देखो, बैम्बू एक ऐसा चीज है, बैम्बू में फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावर्स नहीं आते हैं बैम्बू में। बट आसाम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक इट्स म्यूटैन करके कुछ नाम है, अ स्पीशी ऑफ बैम्बू विच फ्लावर्स वंस एवरी 50 ईयर। तो मिजोरम में देर वॉज दिस बैम्बू विच फ्लावर्स वंस एवरी 50 ईयर। तो 1966 was the year when this bamboo had flowers on it। अब ये जो फ्लावर्स थे, ये बहुत बहुत ही मतलब इनकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी। सो एंड रिमेंबर बैकग्राउंड में ये 1966 का टाइम चल रहा है, फूड क्राइसिस पूरे देश में हो रहा है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ नहीं है, होने वाला है। फूड क्राइसिस है, PL 480 वाली स्कीम चल रही है। ऐसे में क्या होता है, ये बैम्बू का फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है। अब इस फ्रेगनेंस है ना, वहाँ के जो भी रोडेंट्स हैं, द रोडेंट्स एंड जो पेस्ट्स हैं, वो इसकी फ्रेगनेंस से वहाँ पे आते हैं एंड दे अटैक द क्रॉप्स। अब उससे क्या होता है, उस वजह से लोकल लेवल पे लुशाई हिल्स यानी आज का मिजोरम, वहाँ पे देयर इज अ फेमाइन। अब यहाँ पे फेमाइन आ गया। सो व्हाट द लुशाई हिल्स पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि यार गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। अब इस टाइम पे सोचो, 1966 चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे देयर इज फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है। ये हाल है पैन इंडिया लेवल पे। देन 1965 से वी आर ऑन अ वॉर, पाकिस्तान के साथ एक वॉर चल रहा है। एंड देन इसमें मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। कहीं पे नक्सलिज्म का इशू है, कहीं पे यू हैव दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है। तो ऑल्दो द गवर्नमेंट हेल्प, बट दिस हेल्प वॉज इनएडिक्वेट। तो यार दिस लुशाई हिल पीपल ना, दे गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हमें लग रहा था कि आप हमारी हेल्प करोगे, बट वॉट यू डिड नथिंग सिग्निफिकेंट हमारी हेल्प के लिए। सो लुशाई हिल्स के जो लोग थे उस टाइम पे, दे फॉर्म द मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट। मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में। बाद में जाके लेटर यही जो मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट है, ये बन जाएगा मीजो नेशनल फ्रंट, MNF। अब MNF के साथ दिक्कत क्या है? अगेन वही दिक्कत है, अगर कोई भी चीज, इफ एनी प्रोटेस्ट इज डन इन अ पीसफुल मैनर, कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रोटेस्ट करिए आप, आज़ादी हमने प्रोटेस्ट कर करके ली है। बट द इशू कम्स व्हेन यू अडॉप्ट वायलेंट मीन्स। तो व्हाट MNF स्टार्ट डूइंग, MNF ने दे स्टार्टेड वायलेंट इंसर्जेंसी, दे स्टार्टेड इंसर्जेंसीज। और ये 1966 से लेके ये इंसर्जेंसीज चली टिल 1986। अगेन 1986 में यू हैव राजीव गांधी जी एज योर PM। और अब फिर से इनकी भी वही स्टोरी है, 20 साल से दे आर इन्वॉल्व इन अ वायलेंट इंसर्जेंसी, और स्टेट हैज इमेंस पेशेंस, इमेंस रिसोर्सेस।
आपके पास ऑब्वियसली उतना नहीं है, आप स्टेट से थोड़ी लड़ सकते हो, कितना लड़ लोगे। तो वही मतलब आप हर इंसर्जेंसी का देखोगे, यही एक पैटर्न आपको मिलेगा। मतलब अभी मैं नागालैंड का भी आई विल एक्सप्लेन यू, सब में एक कॉमन पैटर्न है, ऐसे ही होता है। तो देन दिस राजीव गांधी गवर्नमेंट, इट केम इनटू एन एग्रीमेंट विद दिस एमएनएफ, और उन्होंने क्या किया, दे गेव मिजोरम को स्टेटहुड। सो द प्रॉब्लम सॉल्व। फिर यहाँ पे जो आपका फिफ्थ शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन था, उस पे भी बात करी गई कि थोड़ा मतलब उसको अच्छे से करेंगे। देन स्टेटहुड भी दे दिया। सो देवर देन देवर क्वाइट सेटिस्फाइड, और फिर वहां पे ये इंसर्जेंसीज रुकी। नाउ अभी तक हमने देखा द स्टोरी ऑफ आसाम एंड द स्टोरी ऑफ मिजोरम, कि हाउ व्हाट फैक्टर्स हैव व्हाट फैक्टर्स हैव कॉज्ड दिस इंसर्जेंसी। मिजोरम में एक डेवलपमेंटल डेफिसिट था, वो एक इंसर्जेंसी थी। आसाम में डेवलपमेंटल डेफिसिट था, देयर वाज देयर थ्रेट टू देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर। तो सोशियो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आप काइंड ऑफ कह सकते हो, एथनिसिटी का इशू था बेसिकली। सो कभी भी व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट ना, सो आपको हर जगह का पता होना चाहिए। सिंपली पहले तो ये जो एक अप्रोच है कि यार वो 8 स्टेट्स हैं वहां पे, इंक्लूडिंग सिक्किम, आप नॉर्थ ईस्ट बोल के मतलब ऐसे क्यों उनको ट्रीट कर रहे हो? हर स्टेट को इक्वली ट्रीट करो ना, नाम लेके बात करो ना। कभी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को कोई दिक्कत होती है तो आप इंडिविजुअली ट्रीट करते हो ना, ये बोल देते हो कि यार सेंट्रल इंडिया में दिक्कत है। ट्रीट देम इंडिविजुअली एज अ स्टेट, गिव देम द एडिक्वेट रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट विच दे डिजर्व। तो सिंपली सुपरफिशियल लेवल पे ये बोल देना कि नॉर्थ ईस्ट में यार इंसर्जेंसी है, क्यों है, स्टेट बॉर्डर्स हैं, टेरेन वेरेन की दिक्कत है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो दैट इज वेरी सुपरफिशियल लेवल। एट अ इंटेलेक्चुअल लेवल यू मस्ट नो कि यार स्पेसिफिकली कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सिक्योरिटी की दिक्कत है, दैट इज करेक्ट। जोग्राफिकल टेरेन बेकार है, दैट इज करेक्ट। रिवर्स फ्लड ला रही है, ऑल दैट इज करेक्ट। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज करेक्ट। बट यू नीड टू नो कि वो कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, उसकी रीजंस क्या है, तभी तो आप बात कर सकते हो ना कि हाउ यू विल सॉल्व दिस। सिर्फ ये 3 चीजें जान लोगे तो थोड़ी है। इट इज सम डेवलपमेंट डेफिसिट जो हमेशा से चला आ रहा है, देर इज अ गवर्नेंस वैक्यूम वाला इशू, देर इज अ एथनिक इशू, मल्टीपल फ्रंट्स, मल्टीपल डायमेंशंस पे देर आर मल्टीपल डिफरेंट इश्यूज विद ईच स्टेट, एंड कंबाइंड आप उसको बोल देते हो कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। सो प्लीज डोंट टेक इट दैट सिंपल। हर स्टेट का अपना अपना इशू है, एंड यहाँ से बैठ के एटलीस्ट वी कैन नॉट, इफ वी कैन नॉट सॉल्व देन वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड वी कैन देयरफॉर गिव अ बेटर ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिंग देम। अभी आप देखो ना, आप जहाँ पे भी रहते हो, इफ यू आर लिविंग इन द मेन इंडिया, एनीवन कमिंग फ्रॉम these 8 states, how you treat them, एंड देन आप चाइना से लड़ने के लिए बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट कर देते हो कि अरुणाचल कैसे टच कर लोगे। दिस इज व्हाट यू पोस्ट अगेंस्ट चाइना, जब वो कुछ बोलता है कि अरुणाचल की कुछ बाउंड्री चेंज करनी है, तो आप में बहुत जोश आ जाता है कि अरे अरुणाचल हमारा है, ऐसे कैसे ले लोगे। अरुणाचल के लोग भी तो हमारे हैं, उनको आप कैसा ट्रीट करते हो जब वो वहां पे आपके मेन स्ट्रीम इंडिया में आते हैं। सो माई पॉइंट वॉज टू not superficially see their challenge, see their issues, but go in a bit depth, understand कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, and then कुछ अगर नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट गिव देम द ड्यू रिस्पेक्ट। तो चलो अब नागालैंड का इशू बताता हूँ। द इशू विथ नागालैंड, नागालैंड तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इट इज बेसिकली द लैंड ऑफ द नागास। अब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा एक मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज योर आसाम, ये आपका मेघालय हो गया, you have Tripura, you have Mizoram, you have Manipur, and this is your Nagaland here.
एंड इसके बाद यहाँ पे ऊपर यू हैव अरुणाचल प्रदेश। कुछ इस तरीके का ये नॉर्थ ईस्ट, फिर ये यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह है। दिस इज योर चिकन नेक कॉरिडोर, ये सिक्किम। दिस इज वेस्ट बंगाल। यहाँ पे यू हैव भूटान, यहाँ पे यू हैव नेपाल। दिस इज बांग्लादेश एंड यहाँ पे यू हैव म्यांमार। तो लुकिंग एट जिस नॉर्थ ईस्ट, अभी मैप क्यों बनाया वो समझ में आएगा। अब नागालैंड तो एक स्टेट बॉर्डर है, ये जो है ये तो एक बॉर्डर आपने बनाई है। यहाँ पे ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स वो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, जिन बेवकूफ़ों में बिल्कुल अकल ही नहीं थी कोई चीज़ की कि कैसे बॉर्डर डिमार्केट करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि नागालैंड इज द लैंड ऑफ द नागास, बट नागास आर नॉट जस्ट सिर्फ ये नागालैंड में ही सीमित नहीं है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ आसाम, they have also the presence in parts of Manipur, they have also some presence in the म्यांमार वाला पार्ट। म्यांमार में तो वहाँ पे देर आर सम ट्राइब्स इन जिनसे इन लोगों के टाइज भी हैं। सो अब यार नागालैंड के लिए, नागालैंड का इशू समझो। नागालैंड के लिए इशू क्या है? सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, यू आर अ नागा पर्सन, आप इधर पे रह रहे हो नागालैंड में, आपके लिए अभी ये बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज योर ब्रदर लिविंग हेयर, आप दोनों नागा हो, आपकी ये फैमिली मेंबर्स हैं। कल को ब्रिटिशर्स आई, ये लाइन खींच गए, इंटरनेशनल बॉर्डर बना दी। अब टू मीट योर ब्रदर यू नीड वीजा एंड ऑल। तो कितना हेक्टिक है ये चीज। सो व्हाट द नागा डिमांड्स, द नागा पीपल, उनका क्या डिमांड है? सो बेसिकली दे आर डिमांडिंग अ ग्रेटर नागालैंड, जिसमें वो ये कहते हैं कि यार मुझे अगर अपने ही फैमिली वालों से मिलना है तो मुझे एक इंटरनेशनल बॉर्डर या 3 स्टेट बॉर्डर क्यों क्रॉस करने पड़े। आप ऐसा करिए कि मेरे लिए ना इतना बड़ा नागालैंड बना दीजिए। ये कुछ पार्ट आप आसाम से भी ले लो, कुछ मणिपुर से ले लो, कुछ म्यांमार से ले लो, कुछ अरुणाचल से ले लो। सो दैट इज देयर डिमांड। सो एक तरीके से लेजिट भी है कि यार अगर कल को मेरी सोसाइटी में अगर मैं रहता हूँ और मेरे इन लॉज रोड के उस तरफ रहते हैं, आप वो उसको रोड को बोल दो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अब मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है तो 10 तरीके की प्रोसेसेस हैं। सो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो एक इशू इनका है कि दीज नागा पीपल हैव दिस डिमांड फॉर ग्रेटर नागालैंड। यार जहाँ पे हमारे लोग हैं, दैट होल एरिया मस्ट बी द पार्ट ऑफ, इनको इंडिया से कोई इशू नहीं है। मतलब इनका ऐसा इशू नहीं है कि वी आर अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया से कोई दिक्कत है। गवर्नमेंट से इनको दिक्कत नहीं है, इनका तो जेन्युइन सा एक है कि यार जहां जहां हमारे लोग रह रहे हैं उतने पूरे एरिया को आप एक ग्रेटर नागालैंड बना के दे दो। बेसिकली एथनिक इशू है इनका। अब इसमें क्या होता है, चाइना इज वॉचिंग दिस, म्यांमार इज वॉचिंग दिस। अब होगा क्या, एक चीज तो ये है कि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले, आसाम जब हम डिस्कस कर रहे थे, उल्फा एग्रीमेंट डिस्कस किया था। अब गवर्नमेंट चाह के भी इनकी डिमांड्स नहीं फुलफिल कर सकती, क्योंकि उल्फा एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि जो आसाम की बाउंड्री है भाई ये नहीं चेंज होगी। सो आसाम की बाउंड्री आप नहीं चेंज कर सकते, वहाँ पे नागालैंड नागा के लोग लोग रह रहे हैं, बट आप बाउंड्री नहीं चेंज कर सकते हो। देन इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री चेंज करना भी दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट इशू। तो इतना सारा रिस्ट्रक्चरिंग करना फॉर अ इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज है। थोड़ी थोड़ी सी टेरिटरी पे लड़ाई होती रहती है। आप सोचो आपके घर के आसपास लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग के लिए लड़ते रहते हैं, वो नहीं सॉल्व हो रहा है। एंड हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो कैसे सॉल्व होगा? बहुत मुश्किल है कर पाना। तो क्या हुआ, this Naga people got very upset and they were having this ethnic ethnicity issue, ये एक ethnicity issue है। so they were not really happy about it। अब होता क्या है इसी चीज में,
यहाँ पे चाइना है आपका, यहाँ पे म्यांमार है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो लोग विच आर नॉट हैप्पी with the current demarcation of the boundaries, they started protesting। उनको ये वेपन दे देते हैं लाके, एंड बेसिकली दे फ्यूल्ड द इंसर्जेंसी। तो इस तरीके से नागालैंड की इंसर्जेंसी है। सो द इशू हेयर वाज अ एथनिक इशू, और इस वजह से नागालैंड में इंसर्जेंसी हो रही है। सो नाउ यू सी कि अच्छा होगा क्या नागालैंड में भी, अल्टीमेटली क्या होगा। अब दे आर आस्किंग फॉर ग्रेट नागालैंड। अब ये चलेगा जब तक चलेगा इंसर्जेंसी, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल होंगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ अकॉर्ड करेंगे, मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, दे ऑलवेज ट्राई टू फ्यूल अप द मैटर। ये वेपन्स देते रहेंगे, ये शेल्टर्स देते रहेंगे, ये सपोर्ट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल द इंसर्जेंसी ऑफ दिस रीजन। अब ऐसे ही मणिपुर का भी टॉपिक है। लेट अस डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है, एंड द सोर्स ऑफ मी टीचिंग यू दिस इज ORF का एक रिसर्च पेपर है, वहां से ये लिया हुआ है। सो दिस वॉज योर मणिपुर। ये यहाँ पे दिस इज द स्टेट। एक रफ मैप अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का है मणिपुर। दिस इज अ रफ मैप। अब मणिपुर की जो टोपोग्राफी है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स ज्योग्राफी फर्स्ट, एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। कोई भी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें कोई सा भी स्टेट हो, अमंग ऑल दोज 7 प्लस सिक्किम, ऑल दोज 8 स्टेट, आई हैव लिटरली नो आइडिया वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, व्हाट द सिचुएशन इज। दिस इज जस्ट कुछ पेपर्स मैंने पढ़े हैं, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। सो इफ देर इज एनीथिंग विच आई हैव सेड रॉन्ग फ्रॉम माई साइड, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो यहाँ पे अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये ना पूरा हिल्स है, दिस इज अ हिली एरिया, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, द बॉर्डर लैंड जो है, दिस होल इज अ हिली रीजन। यहाँ पे हिली टेरेन है। मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ, जस्ट समझ जाना। दिस इज हिल्स, दीज आर हिल्स, एंड दीज आर हिल्स। जो बाउंड्री है पूरी एक तरीके से, दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ योर हिल्स। और ये जो बीच वाला रीजन है, द वन विच आई एम ड्राइंग विथ दिस रेड कलर, दीज आर योर प्लेन्स। अब होता क्या है, पहले भी मणिपुर में जो यहाँ पे 3 लोगों का पहले तो मैं बता दूं कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। फर्स्ट इज द मणिपुरी पीपल, द सेकेंड वन इज द कुकी पीपल, एंड देन द थर्ड वन इज द नागा पीपल। अभी हमने देखा था ना कि नागालैंड के जो नागा लोग हैं, दे आर, उनके कुछ पॉपुलेशन इज ऑल्सो लिविंग इन मणिपुर। तो इन तीनों के बीच में, मतलब दीज थ्री आर द स्टेक होल्डर्स। अब व्हाट अर्लियर वाज हैपनिंग, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। इस वाला जो पार्ट है, इसमें तो सम अमाउंट ऑफ नागा पॉपुलेशन है, क्योंकि ऊपर नागालैंड से बाउंड्री लगी हुई है। जो मणिपुर, जो मीती लोग हैं, दिस इज M is फॉर मीती, K is फॉर कुकी, एंड N is फॉर नागा। सो दिस M, ये लोग रहते थे प्लेन्स में, एंड द कुकी पीपल यूज टू लिव इन द हिल्स। हुआ क्या कि बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट ना, जो ये डिस्टिंक्शन था, कुकी हिल्स में रह तो रहे थे, मगर इतना ज़्यादा एक वाटर टाइट सेग्रीगेशन नहीं था। अभी जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिवाइड आ गया है कि सारे, ऑल द कुकीज, ऑल द कुकीज आर कन्फाइंड टू द हिल्स। हिल्स में यू हैव द कुकी, एंड इन द प्लेन्स यू हैव द मीती। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। सो यहाँ पे ना, इस स्टेट में यू हैव ये जो मीतीज हैं,
दे डोंट हैव शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, बट ये जो दो हैं, द कुकी एंड द नागास, दे हैव द शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब एक हाई कोर्ट जजमेंट आया, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में व्हाट डिड दे सेड कि जो मीति हैं दे शुड ऑल्सो सो गेट दिस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। इस चीज से स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट कि यार इनको भी आप क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। इसकी वजह मतलब ऑब्वियसली जिसके पास भी रिजर्वेशन होता है, ओके लेट मी नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। इस जजमेंट की वजह से, मतलब ये जजमेंट वाज बेसिकली अ ट्रिगर मोमेंट। इश्यूज तो परसिस्ट कर ही रहे थे। इट इज लाइक कि आपके अपने घर पे हो सकता है यू एंड योर सिबलिंग हैज अ इशू। बहुत सारे इशू हैं कि कभी किसी ने किसी के पैसे नहीं वापस किए, कभी कोई किसी की शर्ट लेके चला गया, कहीं कुछ कर दिया। बट फिर एक चीज हुई कि एक दिन आपके सिबलिंग ने आपकी एक बात जाके पापा या मम्मी को बता दी। नाउ दैट इज द ट्रिगर मोमेंट कि आज तो लड़ाई ही होगी फिर। तो उस तरीके से, तो दिस एक्टेड एज अ ट्रिगर मोमेंट। अब रीजंस देखते हैं कन्फ्लिक्ट के हैं क्या क्या। सो रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट है, जो क्वेश्चन है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिजिनस अप्रोच। जैसे एक सेकेंड, द क्वेश्चन वाज कि हु इज इंडिजिनस, कि आप दिस इन तीन लोगों में, दिस वर्सेस दिस वर्सेस दिस, इन तीनों में ये डिबेट है कि भाई यहाँ का इंडिजिनस कौन है। लाइक इस तरीके की कुछ डिबेट्स आपने विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, विद रिस्पेक्ट टू नेशन भी सुना होगा कि कौन इस देश का असली देशवासी है एंड हु इज एन आउटसाइडर। उस तरीके की बहुत डिबेट्स आपने सुनी होंगी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि हु इज द रियल पॉपुलेशन, हु इज द रियल पर्सन ऑफ एयर, इंडिजिनस कौन है यहाँ का, और कौन है आउटसाइडर जो बाहर से आया है। अब इसमें तीन चीजें हैं। ये बोलते हैं कि ये जो कुकी हैं दे आर द आउटसाइडर्स। कुकी बोलते हैं कि वी आर नॉट आउटसाइडर्स। हमारे जो ग्रैंड फादर्स रहे हैं या ग्रेट ग्रैंड फादर्स रहे हैं, दे हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े हैं वो तो। दे हैव स्ट्रगल्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड टेक्निकली दिस इज करेक्ट ऑल्सो, वो लड़े भी हैं। एंड दीज नागा पीपल्स इज कि भाई यहाँ पे हमारी तो डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की, तो हमें तो कोई लेना देना है नहीं आप लोगों से, हमें बस एक पीस ऑफ लैंड चाहिए फ्रॉम योर स्टेट जो हम ग्रेटर नागालैंड में इंक्लूड कर लेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिजिनिटी। तो ये दिक्कत है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि हु इज द इंडिजिनस पीपल। अब ये लोग कह रहे हैं कि बाउंड्री शुड चेंज, ठीक है। मीति क्या कहता है, ये लोग दे आर स्टेटस क्वेस्ट इन नेचर, कि भाई काय को बाउंड्री चेंज होगी, वी आर द इंडिजिनस पीपल, हम हमेशा यहाँ से रह रहे हैं, ये लोग आउटसाइडर हैं, इनको आप यहाँ से हटाओ। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो फोर फादर्स ने यहाँ के लिए, यहाँ को इस लैंड के लिए सैक्रिफाइस दिए हैं, हम क्यों जाएंगे यहाँ से। सो दिस इज द इशू। अब इस इशू में हो क्या रहा है देन, अच्छा एक पॉइंट और था, ये जो कुकी हैं, अब दे लिव इन द हिली टेरेन। इस हिल के इधर आप आओगे तो व्हाट इज हियर, यहाँ पे म्यांमार है। म्यांमार की दो ट्राइब्स हैं, यू हैव द चिन ट्राइब एंड द जू ट्राइब। इन चिन एंड जू के साथ देयर इज अ क्लोज कल्चरल टाई ऑफ द कुकी पीपल, तो दे हैव कल्चरल टाइज विद देम। तो इनकी भी एक डिमांड है, इनकी डिमांड है कि ये जहाँ पे वो चिन एंड द जू आर एग्जिस्टिंग, उनके साथ कुकी मिलके एक नई टेरिटरी बनाए। सो देयर डिमांड इज ऑफ कुकी जालिंगम। अब एक तो इंडिजिनस कौन है, इस चीज की लड़ाई है। फिर डिमार्केशन क्या होना है,
स्टेटस कोस्ट मतलब वही मेंटेन करनी है बाउंड्रीज, कुकी जलिंगम बनाना है या ग्रेटर नागालैंड बनाना है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है। सो स्टेटस क्वेस्ट मतलब जैसा है वैसा का वैसा रखना है, वर्सेस क्यूकी जलिंगम बनाना है वर्सेस ग्रेटर नागालैंड बनाना है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक इंडिजिनिटी का कॉन्फ्लिक्ट था, सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू द बाउंड्रीज। अब जब मैंने आपको बताया कि पहले ऐसा होता था कि मणिपुरीज, जैसे मीती, मणिपुर में मीती लोग मेजॉरिटीली प्लेन में रहते थे एंड देयर प्रेजेंस वाज आल्सो इन द हिल। सिमिलरली कुकी लोग हिल्स में रहते थे एंड देयर प्रेजेंस वाज आल्सो इन द प्लेन्स। अब जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, देयर इज अ घेटवाइजेशन, एक बहुत शार्प इन डिवाइड आ गया है कि सारे मीती यहाँ पे इकट्ठा हो गए एंड सारे कुकी हिल्स में इकट्ठा हो गए। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। इसको ORF की रिपोर्ट बोलती है हिल वैली डिवाइड, सॉरी, हिल वैली डिवाइड। आई होप यू आर राइटिंग दिस विद मी। हिल वैली डिवाइड हैज शार्पिन। अब ये जो हिल वैली डिवाइड है ये शार्प हो गया है, मगर एक्चुअल हिल वैली का इशू है क्या, वो मैं बताता हूँ। ये तो एक प्रॉब्लम तो आप ये भी लिख सकते हो ऑफ घेटोइजेशन, घेटोइजेशन हो रहा है। अब जो हिल्स हैं वर्सेस द वैली, वर्सेस भी नहीं लिखता हूँ, कोई लड़ाई थोड़ी है, मतलब एक ही नेशन का पार्ट है, एक ही लैंड है। तो ये जो हिल वैली है इसका डिवाइड देख लेते हैं क्या है। हिल में कौन रह रहा है, द कुकीज। वैली में कौन रह रहा है, द मेथीज। हिल का बजट क्या है, मतलब जो स्टेट बजट होता है उसमें से हिल में कितना बजट एलोकेट होता है, 500 CR। वैली के लिए क्या बजट है, मैं बस बजट बताऊंगा एंड आपको ये कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा है क्या। बजट के साथ साथ ये भी जान लो किसके पास कितनी सीट्स हैं असेंबली में। दे हैव 19 सीट्स, दे हैव 40 सीट्स। मेजर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ इज प्रेजेंट इन द वैली। ऑब्वियसली हिल पे थोड़ी आप फैक्ट्री लगा दोगे ना, या हिल पे इकोनॉमी थोड़ी वर्क करेगी, तो प्लेन्स में ही है ज़्यादातर। सो दिस इज द डिवाइड बिटवीन द हिल एंड द वैली, ये एक इशू है। और ये तो इसको तो यू कैन राइट इट एज अ सेपरेट पॉइंट कि हिल वैली डिवाइड तो जो हो रहा है ये तो एक सोशल एथनिक एस्पेक्ट था। दिस इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि जो रिसोर्स, सॉरी, ये जो एक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें एक इनजस्टिस हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब एटलीस्ट फील तो हो ही रही है कि एक बहुत इनजस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है। 500 करोड़ का बजट वर्सेस 20,000 करोड़ का बजट, मतलब आप सीट्स देखोगे तो 50-50 है ऑलमोस्ट, इनके पास जस्ट डबल है, मतलब वैली से जस्ट डबल सीट्स हैं। तो यार बजट में भी तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, इतनी डिस्क्रिपेंसी है बजट में, एक जगह का 500 करोड़, एक जगह का 20,000 करोड़। सो रिसोर्स एलोकेशन का भी एक इशू है। देन फिफ्थ इशू ये है कि ये जो कुकी कम्युनिटी है दे डू पॉपी कल्टीवेशन। अब द मीती सेज they accuse the Kuki of ड्रग पेडलिंग एंड ड्रग रिलेटेड इशू कि यार ये लोग पॉपी उगा रहे हैं एंड दे आर सप्लाइंग ड्रग्स एंड ड्रग्स रिलेटेड एसोसिएटेड क्राइम्स कर रहे हैं, और स्टेट का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है इन लोगों के वजह से, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ऑल दीज ड्रग्स एंड ऑल। तो ड्रग्स का काम हो रहा है, अब पॉपी कल्टीवेशन करना है तो आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो ये फॉरेस्ट को भी टैम्पर कर रहे हैं, प्लस
दे आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज फॉरेस्ट के अंदर। फिर द ये सब मीति बोल रहे हैं, ठीक है। दे एंड देन दे आर ऑल्सो अक्यूजिंग कि इनके ना म्यांमार के साथ टाइज हैं, जो एंड चिन के साथ इनके सिविल टाइज हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंट्री में दे आर ऑल्सो अलाउइंग इलीगल इमिग्रेशन, ये उन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। सो दीज आर द इश्यूज। अब हो क्या रहा है वहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिलिशिया, बेसिकली मिनी मिलिट्री मान लो इसको। सब ने अपनी अपनी एक मिनी मिलिट्री बना रखी है। सो यू हैव द कुकीज मिलिट्री स्मॉल स्मॉल साइज में, नीति की भी है, नागा की भी है। अब ये लोग आपस में देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एंड द इशू हियर इज कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज अनएबल टू कंट्रोल दिस इशू। डेली देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, डेली वहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, दे आर इन्वॉल्व इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज बेसिकली द इशू। अब एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था मणिपुर गवर्नमेंट का विद द कुकीज। तो उसमें ये बात करी थी कि यार मिलजुल के रह लेते हैं एंड वी वोंट वेज अ वॉर अगेंस्ट यू। 2015 में ना ये जो एग्रीमेंट था, इसको मतलब मणिपुर गवर्नमेंट ने इससे विड्रॉ कर लिया था। जब वो बोल रहे हैं कि यार ये कुकीज दे आर इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन करा रहे हैं, तो अब हम जिस एग्रीमेंट में हमने कहा था हमें आपसे नहीं लड़ना है, हम उस एग्रीमेंट से बैकआउट करते हैं, हमें तो लड़ना है आपसे क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो वो लड़ाई और एस्केलेट हो गई थी। बट द करेंट स्टेटस, थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली, 2025 में आई थिंक 25 या मतलब रिसेंट ही इंसिडेंस है, अभी कुछ टाइम पहले का ही है दिस, ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट था, नाउ इट हैज बीन अगेन रिन्यूड। अब इसमें इट इज़ अ बेसिकली अ ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट है ये एक, जिसमें द सेंटर, द मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट एंड द कुकी पीपल एंड द वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप अमंग देम, इन तीनों का इन्वॉल्वेशन है। एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रिजॉल्व थिंग्स विद डायलॉग्स, ना कि लड़ाई करके। सो दिस वॉज द इशू विद मणिपुर। सो every time when you discuss or when you hear about the नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, सिर्फ उसको डेवलपमेंटल इशू या बॉर्डर इशू बोल के मत छोड़ देना। आप देखो वहां पे यू हैव द नागा हिल्स, इनकी नागालैंड वालों की अलग इशू है। देन लुसाई हिल्स मिजोरम वाले, इनकी अलग इशू है। मणिपुर, यू हैव त्रिपुरा, यू हैव आसाम, यू हैव द बोडोस। तो सबके अलग अलग इशू हैं। इनको क्या इशू है, इनका एथनिक इशू है भाई, दे वांट ग्रेटर नागालैंड। लुशाई हिल्स का क्या था, इनका डेवलपमेंटल डेफिसिट था। जब इनके यहाँ पे फेमाइंस आई तो इनको ऐसा फील हुआ कि गवर्नमेंट हैज शोन एन एपेथेटिक बिहेवियर, की ध्यान ही नहीं दिया इन पे। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में डेवलपमेंटल डेफिसिट भी है, देन एट द लेवल ऑफ यूनियन वहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भी है। एंड ऑब्वियसली देर इज सोशियो एथनिक कल्चरल इश्यूज, वो है। त्रिपुरा में क्या हुआ था, ऐसे ही जैसे माइग्रेंट्स आएंगे तो पॉपुलेशन चेंज होती है, पॉपुलेशन चेंज की वजह से दिक्कत आती है। तो त्रिपुरा में पॉपुलेशन चेंज की इशू है। आसाम में हमने देखा था क्या इशू है, एंड आसाम अकॉर्ड हुआ, बांग्ला वाला इशू था, मल्टीपल फेसेस पे इशू थे। बोडो में क्या है, बोडो में अगेन द इशू इज विद द इशू स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज, कि वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज जो है दैट इज थ्रेटनिंग द बोडो कल्चर। तो हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं। तो वी कैन नॉट जस्ट से कि डेवलपमेंटल इशू है। ऑब्वियसली डेवलपमेंटल इशू तो है, बट आप सारे केसेस देखिए ना, सब जगह सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट इशू नहीं है, अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ रोल। सो आई होप कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में
अब आपने आसाम के बारे में पढ़ लिया है, देन यू हैव रेड अबाउट मिजोरम कि मिजोरम की क्या स्टोरी थी, देन यू नो अबाउट नागालैंड क्या चैलेंजेस हैं, क्या इशू हैं, एंड देन यू नो अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन मणिपुर। तो तीन चार केस स्टडीज, अब आपको इन केस स्टडीज को पढ़ने के बाद यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। अभी ये जितना भी मैंने पढ़ाया ये कोई आपसे पूछेगा नहीं सवाल जवाब में, बट यू शुड नो दिस टू बेटर अप्रिशिएट द टॉपिक। अब अपन लिस्ट करते हैं कि इफ यहाँ से मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के क्या इशू हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हमें डिस्कस करनी है तो व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है। अब इश्यूज क्या हैं, इसके मल्टीपल इश्यूज हैं। इकोनॉमिक इशू है कि भाई डेवलपमेंटल डेफिसिट है वहाँ पे, ठीक है। देन इसको आप पॉलिटिकल इशू एक ऐड कर सकते हो कि देयर हैज़ बीन अ रिलेटिव deprivation of the tribes of the populations of that region, ये एक इशू है। देन आप डेमोग्राफिक इशू ऐड कर सकते हो कि देर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन चेंज इन सम स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें त्रिपुरा लिख सकते हो। एंड देन देर आर ऑल्सो इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में यू कैन राइट अबाउट द इलीगल माइग्रेशन, इसमें बांग्ला माइग्रेटिंग इनटू द आसाम, म्यांमार में बहुत टाइम से सिविल वॉर चल रहा है तो वहाँ से लोग मिजोरम में भी आते हैं, नागालैंड में भी आते हैं, एंड मणिपुर में भी आते हैं। तो ऑल दैट यू कैन राइट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अलावा सोशल एंगल पे देखें, सो वी हैव एन एथनिसिटी वाला इशू, ये भी है। नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, वो एक चीज़ है, वो एक इशू है। देन अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल लाएं तो देर आर देर इज सम एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडेड, बैक एंड से जो इन सबको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान करता है इन द जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी, वो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे भी चाइना और म्यांमार का रोल रहता है, दे सप्लाई आर्म्स। अब आप डायरेक्ट उनसे नहीं बोल सकते हो कि यार ये आप ही दे रहे हो, क्योंकि देर आर वेज, दे डू इट वेरी क्लेवरली। सो वो एक इशू है। एंड ऑब्वियसली एक जोग्राफिकल इशू भी है ही है कि यार यहाँ की जो टेरेन है दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल, दैट इज ऑल्सो इशू। अब दीज आर ब्रॉडली द इश्यूज। होता क्या है, हर जगह का हमने देखा है, द इंसर्जेंसी स्टार्ट्स विद एन इशू, कुछ इशू होंगे, इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी। इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, ईयर्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल चलेगा, अल्टीमेटली यू कांट फाइट द गवर्नमेंट, आप आएंगे एंड यू विल साइन अकॉर्ड्स विथ द गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, द इशू इज नाउ रिजॉल्व, रेजोल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ पैटर्न, मोस्टली जो इंसर्जेंसीज होती हैं हर जगह का यही आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा ऑन एवरी प्लेस, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन है इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। रेजोल्यूशन में while we are trying to resolve things, एक इसको हमें सिक्योर, एक तो हम इसको देखेंगे एज अ सिक्योरिटी चैलेंज कि यार ये सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही है, दिस इज अ सिक्योरिटी चैलेंज। तो वट एवर द फोर्सेस वी नीड टू डिप्लॉय, वट एवर द वेपनरी एंड इक्विपमेंट्स वी नीड टू प्रोवाइड, कहाँ कौन सी फोर्सेस को एम्प्लॉय करना है, डिप्लॉय करना है, किस अमाउंट में करना है, दैट वी नीड टू डू टू रिजॉल्व दिस चैलेंजेस। सेकेंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई पीपल। दो तरीके के लोग हैं, वन आर द इंसर्जेंट्स जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, एंड वन आर दोज पीपल who believe in those insurgents, मतलब दे आर बेसिकली गिविंग द लेजिटिमेसी कि मैं नहीं कर सकता हूँ बंदूक लेके, मैं नहीं लड़ने जा सकता हूँ, बट आई विल सपोर्ट एंड आई विल फेवर द वन हु इज फाइटिंग फॉर मी। सो ये दो तरीके के लोग हैं, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। इंसर्जेंट में भी यू हैव टू आइडेंटिफाई टू टाइप ऑफ पीपल। वन इज द पर्सन जो सरेंडर कर रहा है,
जो सरेंडर कर रहा है, यू ट्राई टू रिहैबिलेशन करवाने का उनका ट्राई कीजिए। आप मे बी उनको सरेंडर करने पे पनिशमेंट ना देके एक अपॉर्चुनिटी दीजिए टू इम्प्रूव। तो दिस इज वन अप्रोच। एंड देन इन्हीं इंसर्जेंट में एक है कि जो इंसर्जेंसी करेगा वो वायलेंस मीन्स ही चूज करेगा। इसके लिए देयर कैन बी नो टॉलरेंस। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते हो। मतलब स्टेट से लड़ने का मतलब कि अगर आप आर्म्स उठा रहे हो and the arms you are raising against the military or the forces represent the country, that is India। आप इंडिया के अगेंस्ट गोली नहीं चला सकते हो इंडिया में रह के। तो इनके लिए एक ही इलाज है, यू नीड टू एलिमिनेट देम। इनका तो करो एलिमिनेशन। मतलब रिजोल्यूशन ऐसे ही होगा कि मतलब इस चीज को तो कैसे भी, इट इज इनटॉलरेबल, इसको नहीं टॉलरेट किया जा सकता। वॉट वी कैन डू विद दिस सपोर्टर, कि जो खुद तो नहीं कर रहे बट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वी नीड टू विन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। इनके हार्ट्स एंड माइंड जीतो। कैसे जीतोगे यार? इनको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज दो, इनको कॉलेजेस खुलवा के दो, हॉस्पिटल्स खुलवा के दो, इनको अपने साथ इंक्लूड करो। दे शुड नॉट फील एलियनेटेड। तो इस तरीके से आप इनके साथ डील करें। सिक्योरिटी चैलेंज देख लिया आपने, लोगों का चैलेंज देख लिया। ऑब्वियसली एक डेवलपमेंटल डेफिसिट है, आप उसको कोर्स करेक्ट मेजर लीजिए, उसको ठीक करिए, उसका कोर्स करेक्शन कीजिए। दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू। देन द फोर्थ थिंग, ये सब में आपको इंटरनेशनल इन्वॉल्वेशन भी लगेगा। तो जैसे अब आपको पता है कि यहाँ से इंसर्जेंट ग्रुप निकल के दे व्हेन जब गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है, फोर्सेस आती है, वो दूसरे देश में भग जाते हैं एंड वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो यू नीड टू हैव कोलैबोरेशन विद अदर नेशंस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं है, थोड़ा बहुत है भी। तो उसकी यू हैव सम एग्जांपल्स व्हिच यू कैन राइट डाउन। एक भूटान के साथ है एंड एक म्यांमार, और भी हैं। मुझे मतलब मैं दो बता दे रहा हूँ, आपको और ढूंढने हो तो आप गूगल कर लेना, और भी मिल जाएंगे। भूटान के साथ वी हैव हैड एन ऑल क्लियर ऑपरेशन अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट ग्रुप, ये एक ऑपरेशन था। एंड विद म्यांमार वी हैव डिड एन ऑपरेशन सनराइज। अच्छा, म्यांमार के साथ तो वी हैव दिस मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट भी है म्यांमार के साथ। सो इकोनॉमिक एंगल पे भी हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं टू टैकल दिस थिंग बेटर। एंड अभी एक फिफ्थ चीज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर चुकी है, उसके बारे में भी आई थिंक वी नीड टू मेंशन। पहले क्या होता था? पहले देयर वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, द फॉरेन पॉलिसी इज एक्टिंग ईस्ट, तो उसके अलाइनमेंट में हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट था पहले सिर्फ, अब हमने बना दी है एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यार उधर के लिए जब इतना उन लोगों को ज़रूरत है हमारी, तो वाई नॉट लेट अस मेक अ मिनिस्ट्री, स्पेशली अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर दोज पीपल। सो आई थिंक नाउ वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। वहाँ पे हो क्या रहा है, देर आर, अब आई थिंक ये सारे नोट्स आपने लिख लिए होंगे एंड यू हैव द नोट्स। अब लेट मी समराइज इट। अब ये आप सिर्फ बैठ के सुने, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाला पार्ट वी आर मोस्टली ओवर विद, वी आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई विल बी जस्ट रिवाइजिंग इट इन अ क्विक मैनर। तो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, वेरियस ग्रुप्स हैं वहाँ पे। यू हैव द MNF है, उल्फा है, बहुत सारे हमने देखे, इश्यूज देख रहे हैं। ठीक है, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। देन जैसे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाता है ये, बेसिकली चाइना और म्यांमार का रोल है उसमें, एक तरीके का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही तो हो रहा है। फिर उस एरिया में एथनिक क्लैशेस भी हैं, मिलिशियाज बना रखे हैं। अब मिलिशियाज होते हैं तो देर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्व इन दैट, वो सब चीज़ें भी होती हैं। देन कुछ पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन रिलेटेड इशू है, त्रिपुरा में जैसे हुआ था, आसाम में जैसे हुआ है। फिर कुछ डेवलपमेंटल डेफिसिट वाले इश्यूज थे वहाँ पे।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इन इशू की वजह से क्या क्या कॉज आए कि एमएनएफ को लगा कि दे हैव द एमएनएफ थॉट दैट देयर इज अ कल्चरल थ्रेट। ठीक है, मणिपुर इज डिमांडिंग ऑटोनॉमी, देन द बोडोज दे आर फेसिंग थ्रेट विद रिस्पेक्ट टू द बांग्ला लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इम्पोजिशन का एक इशू है। तो ये सारे हमने इशू डिस्कस किए थे। अब इनको हम डील कैसे करेंगे? सिक्योरिटी मेजर आप डायलॉग्स कर सकते हो। सिक्योरिटी लेवल पे अगर आपको इसको डील करना है, यू कैन डील इट विद डायलॉग कि भाई पीस अकॉर्ड्स कर लेते हैं, नेगोशिएशंस कर लेते हैं, या फिर आप फोर्स से एक्ट करो, एलिमिनेट द वंस विच आर नॉट कोऑपरेटिंग, जिससे ऑपरेशन सनराइज में हमने किया था। उसमें लोग आइडेंटिफाई करो, कौन इंसर्जेंट है, कौन सपोर्टर है, अकॉर्डिंगली सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन स्कीम, ये नेक्सलिज्म में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी इस तरीके की एक स्कीम है, उसको लगाओ। इन लोगों के साथ ट्राई टू विन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। कैसे करोगे? सिविक एक्शन प्रोग्राम लाओ, डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन रखो अपना। फिर इकोनॉमिक में तो, अच्छा इकोनॉमिक में यू कैन राइट सम स्कीम्स सो दैट जब आप बोलो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आंसर आपका खोखला ना लगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च उन्नति स्कीम, आप इसको मेंशन कर सकते हो। फॉर द उन्नति ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्नति स्कीम। पीएम डिवाइन भी है। सो ये दो स्कीम्स आप मेंशन कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट। फिर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमने किए कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट बना दी। पहले हमारे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट था, वहाँ पे हमने भूपेन हजारिका ब्रिज भी है, और एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर कुछ अकॉर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि उल्फा हमने डिस्कस किया था। उल्फा के जैसा ही एक एटीटीएफ भी था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। नेशनल एक दो फ्रंट बने थे त्रिपुरा में भी, एक था एनएलएफटी, दैट वाज द नेशनल, लिख ही देता हूँ, त्रिपुरा में वी साइंड एन अकॉर्ड विद एनएलएफटी एंड एटीटीएफ, और ये रिसेंट है, 2024 की बात है ये। NLFT is basically your National Liberation Front of Tripura and ATTF is All Tripura Tiger Force. बेसिकली इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिस तरीके से हमने उल्फा के केस में देखा था एंड एमएनएफ के केस में देखा था। सो गवर्नमेंट ने गवर्नेंस के एंगल पे, फोर्सेस के एंगल पे, इंस्टीट्यूशनल एंगल पे, सारे ही तरीके के एंगल्स पे दे हैव वर्क, और अल्टीमेटली इसका जो वे फॉरवर्ड निकलेगा, द वे फॉरवर्ड लाइज इन कि आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी, उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, डायलॉग्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ये करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस हैं, पीस अकॉर्ड्स हैं, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इस तरीके से आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स लानी पड़ेंगी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। दिस इज मी जस्ट क्विकली रिवाइजिंग इट। तो ये सारा कुछ है। अब एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक डेटा के लेवल पे, इस पे क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, डेटा ऑफ 2025 विद कंपैरिजन विद 2014, 10-11 साल पहले क्या था, अब क्या है, क्योंकि नेक्सलिज्म तो फ्री डिक्लेयर कर दिया है होम मिनिस्टर ने। अब अगला क्वेश्चन आएगा तो इस पे ही आएगा कि इंसर्जेंसी का बताओ, अगला टारगेट हमारा वही है। तो 2014 के कंपैरिजन में देखें तो 2025 में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो ये है कि जो सिविलियन डेथ होती थी ना इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो सिविलियन डेथ होती थी, दैट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 95%। 95% देयर इज अ कट इन द सिविलियन डेथ। फिर ये जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिलते थे कि कहाँ कहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड, इंसिडेंट्स, तो ये जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हैं
दे हैव रिड्यूस्ड बाय 82%। ये एक चीज़ है। एंड देन विद आर आर्म्ड फोर्सेस, इसके अंदर कैजुअलिटीज होती थी, हमारे जवान्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, इसको भी वी हैव सीन अ रिडक्शन ऑफ अराउंड 90%। तो these are some positives which you can add in your notes कि यार कुछ अच्छा भी हुआ है अगर लास्ट के कुछ ईयर्स को कंपेयर करें, तो वी हैव सीन सम गुड थिंग्स ऑल्सो। और पहले क्या होता था, जो एक जो बजट वाला एस्पेक्ट है ना, ये सब आप ये डेटा आप अपने पॉइंट्स में एज अ आर्ग्यूमेंट, एज इन अपने पॉइंट्स के फेवर में आप लिख सकते हो। व्हेन यू टेल कि यार हम वहाँ पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ करा रहे हैं, तो सिर्फ ये पॉइंट लिख देना इज नॉट सफिशिएंट इनफ। आप करवा रहे हो तो एक आध स्कीम लिख दो, या आप ये लिख दो कि बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड बजट होता है वो 153% इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 10 years। तभी तो पता चलेगा ना। तो दिस विल एनरिच योर आंसर्स, एंड इन जनरल योर थिंकिंग विल ऑल्सो गेट एनरिच। फिर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट ना बोल के सिक्किम को इंक्लूड करके 8 स्टेट होते हैं, तो देर इज अ वर्ड अष्टलक्ष्मी। इनको इस वर्ड से आप बुलाओगे तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट द इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल विच इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो उनको अष्टलक्ष्मी बुला रहे हैं हम। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर उन्होंने भी बोला था अपने स्पीच में कि एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। तो ये वाली अप्रोच रखो, एक्ट ईस्ट प्लस एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। एक्ट ईस्ट क्या, ये आपको पता है। एक्ट फास्ट मतलब प्रोएक्टिव अप्रोचेस लो। क्यों उस लेवल पे आने दे रहे हो लोगों को कि उन्हें आर्म्स उठाने पड़े, पहले ही रेजोल्यूशन दे दो ना उनके इश्यूज का। एंड एक्ट फर्स्ट, इससे पहले कि चाइना आके आपके लोगों को हथियार थमा जाए आप ही के अगेंस्ट लड़ने के, आप उनसे बात करके ये चीज़ें संभाल लो। सो दिस इज आर अप्रोच। इसको आप कोट अनकोट करके लिख सकते हो, ये डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने बोला था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर हमारा भी जो रीसेंट टारगेट है वो मैं बता देता हूँ। 2029 तक का हमारा टारगेट है, एंड द टारगेट इज टू एलिमिनेट इंसर्जेंसी कंप्लीटली। वी नीड टू एंड द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड हमारा जो इमीडिएट फोकस है अभी वो है मणिपुर से। ये ड्राइव हम स्टार्ट करेंगे मणिपुर से एलिमिनेशन की, एंड देन दिस पूरा अष्टलक्ष्मी रीजन, इसको हम यहाँ पे से इंसर्जेंसी एलिमिनेट कर देंगे एंड ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। सो दीज आर द करेंट फैक्ट्स, यू कैन राइट देम। और अगर कुछ ऐसा कोट वोट चाहिए हो तो यू कैन कोट मोदी जी, यू कैन कोट अमित शाह जी, आप इनको भी कोट कर सकते हैं बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो आई वॉज टेलिंग कि यू कैन कोट देम क्योंकि वो ही गवर्नमेंट को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो यू कैन कोट देम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप खुद से थोड़ी मेहनत करना चाहो तो कुछ स्कीम्स वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उनको सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन राइट देम ऑल्सो। जैसे एक और चीज़ लिखवा देता हूँ, ये था योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ना 2025 की एक रिपोर्ट है। इन दैट रिपोर्ट द रिपोर्ट सेज कि Manipur has accounted for around 77% of violent incidents of नॉर्थ ईस्ट अलोन। तो 2024 में नॉर्थ ईस्ट में जितने भी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए उसका 77% तो सिर्फ मणिपुर में हुआ। सो मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट था, मैंने बता दिया एज पर द क्वेश्चन डिमांड या एज पर योर डिबेट्स डिस्कशन या आंसर। जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो। तो ये एक चीज़ है मणिपुर से साथ। दूसरा एक और बताता हूँ, मणिपुर में अब एक पॉजिटिव बता रहा हूँ, जो अर्बन रोड प्रोजेक्ट्स है ना उसके लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट है।
हमारे पास। और मणिपुर में ही जो इन्फोटेक इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए वी हैव एलोकेटेड अ 500 CR बजट। सो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम वहाँ पे भी आर ट्राइंग टू मेक ओलंपिक पार्क्स ऑल्सो, ताकि लोग इंसर्जेंसी छोड़ें और स्पोर्ट्स वगैरह में आए एंड दे कैन डू बेटर देयर। फिर इंडिया का द फर्स्ट एंड ओनली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है हमने इम्फाल में। सो इम्फाल हैज द फर्स्ट एंड ओनली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अरे यार, ये पूरा ही लिख देता हूँ, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो these facts you can quote whenever you are talking about the northeastern region. So we have fairly discussed everything: the psychological split, the ethno territorial conflict, the security dilemma, then the pluralism in the northeastern part, the demobilization, the how we have reintegrated them, सब कुछ डिस्कस कर लिया. So I think this will be it for this lecture. I hope you have learned something.